नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने YouTube चैनल पर। आज की इस वीडियो में हम बाल विकास के सिद्धांत करेंगे। और देखिए, लास्ट वीडियो में हमने दो टर्म्स पढ़ी थी, एक वृद्धि और दूसरा हमने पढ़ा था विकास। ठीक है, वृद्धि जो होती है वो आपके शारीरिक परिवर्तन से रिलेटेड होती है। ठीक है, शारीरिक परिवर्तन जो भी होते हैं वो आपके वृद्धि में शामिल होते हैं। वृद्धि को हम माप सकते हैं। ठीक है, वृद्धि को माप सकते हैं, ये मूर्त होती है। और जो विकास होता है ये आपका जो होता है ये एक तो प्रोग्रेसिव टाइप होता है। ठीक है, आपको याद रखना है कि प्रोग्रेसिव होता है और ये क्रमिक होता है, सिक्वेंशियल होता है। ठीक है, और ये लगातार जो विकास होता है वो चलता रहता है। तो हमने ये दो टर्म्स लास्ट वीडियो में पढ़ी थी और हमने जो आपके बाल विकास इसके प्रकार पढ़े थे, शारीरिक, सामाजिक, संवेगात्मक और आपका एक संज्ञानात्मक विकास हमने पढ़ा था। अभी आज की इस वीडियो में हम विकास का सिद्धांत करेंगे और जो हमारा पहला सिद्धांत है उसका नाम है निरंतरता का सिद्धांत। क्या नाम है? निरंतरता का सिद्धांत। तो देखिए, आपका जो निरंतरता का जो सिद्धांत है ये स्किनर ने दिया है। ठीक है, ये जो निरंतरता का सिद्धांत है किसने दिया है? ये स्किनर ने दिया है। और देखिए यहाँ पर इसको इंग्लिश में बोलते हैं थ्योरी ऑफ कंटिन्यूटी। थ्योरी ऑफ कंटिन्यूटी, थ्योरी ऑफ कंटिन्यूटी बोलते हैं इसको इंग्लिश में। और निरंतरता का सिद्धांत में है क्या? देखिए, एक बच्चे का जब जन्म होता है तो बच्चे का जो विकास होता है, ठीक है, यानी कि बच्चे का जो विकास होता है वो जन्म से लेकर मृत्यु तक जो है वो चलता रहता है। ठीक है, जन्म से लेकर मृत्यु तक बच्चे का जो विकास है वो चलता रहता है। इसी आधार पर जो है वो ये दिया गया है, आपका ये जो सिद्धांत है वो दिया गया है निरंतरता का सिद्धांत, की एक बच्चे का जो विकास होता है वो जन्म से लेकर मृत्यु तक चलता रहता है। और ये यूनिवर्सल ट्रुथ भी है कि जिसका जन्म हुआ उसकी मृत्यु भी होगी, तो ये जीवन पर्यंत जो है वो चलता रहता है। और बच्चे का जन्म से पहले ही इसका विकास शुरू हो जाता है और मृत्यु तक चलता है। ठीक है, तो फर्स्ट जो है वो आपको याद रखना, यहाँ से यही क्वेश्चन आता है कि बच्चे का जो विकास है वो जीवन पर्यंत चलता रहता है। ये कौन सा सिद्धांत है? तो निरंतरता का सिद्धांत है। और ये किसने दिया है? ये स्किनर ने दिया है। ठीक है, लगभग यहाँ पर जो है वो इनके जो प्रतिपादक है, यानी कि जो जिस साइकोलॉजिस्ट ने जो सिद्धांत दिया है वो नहीं पूछा जाता, लेकिन फिर भी मैं आपको बता रही हूँ कि निरंतरता का सिद्धांत जो वो स्किनर ने दिया, क्योंकि मोस्ट इंपॉर्टेंट है निरंतरता का सिद्धांत, क्योंकि जन्म से मृत्यु तक चलता है। ये विकास का मोस्ट इंपॉर्टेंट आपका ये थ्योरी है। तो इसकी वजह से मैं आपको बता रही हूँ कि स्किनर ने दिया था, क्योंकि इंपॉर्टेंट होने की वजह से इसका नाम भी पूछ लिया जाता है कि ये सिद्धांत किसने दिया है। ठीक है, अब देखिए यहाँ पर जो सेकंड नंबर का जो सिद्धांत है वो है आपका व्यक्तिगत विभिन्नता का सिद्धांत। व्यक्तिगत विभिन्नता का सिद्धांत। व्यक्तिगत विभिन्नता का सिद्धांत, इंग्लिश में इसको बोलते हैं इंडिविजुअल डिफरेंसेस थ्योरी। ठीक है, इंडिविजुअल डिफरेंसेस थ्योरी जो है ये किसने दी है? तो ये आपका जो सिद्धांत है ये दिया है आपका हार्लॉक ने। ठीक है, ये सिद्धांत किसने दिया है? तो ये सिद्धांत हार्लॉक ने दिया है, व्यक्तिगत विभिन्नता का सिद्धांत। अब देखिए, अब इसमें क्या होता है कि कोई भी जो बच्चा होता है वो एक आपका जो शारीरिक, मानसिक और जो सामाजिक विकास जो होता है उसमें कहीं ना कहीं जो है वो एक दूसरे से भिन्न होते हैं। ठीक है, मान लीजिए हमने दो बच्चे ले लिए, तो वो दोनों बच्चे जो है, मान लीजिए एक लंबा है दूसरा छोटा है। ठीक है, तो यानी कि बोना भी कह सकते हैं, लंबा है एक छोटा है। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा? ये शारीरिक डिफरेंस हो जाएगा यहाँ पर। ठीक है, तो शारीरिक डिफरेंस हो गया बच्चों में। अगर हम यहाँ पर मानसिक डिफरेंस की बात करें तो कोई बच्चा जो है वो मंद बुद्धि का है और कोई बच्चा प्रतिभाशाली है, तो यहाँ भी बच्चे में जो है वो डिफरेंसेस आ गए। ठीक है, दूसरा सामाजिक में अगर बात करें, कोई बच्चा है कि आप सोसाइटी में उसके अच्छे संबंध है, किसी के अच्छे संबंध नहीं है, तो इस टाइप से जो दो बच्चे जो होते हैं वो एक दोनों जो है उनमें डिफरेंसेस होते हैं, उनमें व्यक्तिगत भिन्नता होती है। कोई भी किसी भी व्यक्ति के समान नहीं हो सकता। और ये सिद्धांत जो है वो आपका किसने दिया है? ये सिद्धांत आपका हार्लॉक ने दिया है। तो व्यक्तिगत विभिन्नता का सिद्धांत है सेकंड, आपका बाल विकास के सिद्धांत में सेकंड है व्यक्तिगत विभिन्नता का सिद्धांत। ठीक है, मोस्ट इंपॉर्टेंट सिद्धांत है ये, आपको अच्छे से इनको याद करना है। थर्ड जो सिद्धांत है वो है आपका एकीकरण का सिद्धांत। एकीकरण का सिद्धांत, ये जो एकीकरण का सिद्धांत जो है इसको हम समन्वय का सिद्धांत भी बोलते हैं। समन्वय का सिद्धांत, एकीकरण का सिद्धांत या फिर समन्वय का सिद्धांत। अब देखिए, ये जो एकीकरण का सिद्धांत है इसमें क्या होता है कि जो बच्चा होता है वो पहले अपने संपूर्ण अंग का प्रयोग करता है। ठीक है, संपूर्ण अंग का प्रयोग करता है और फिर, यानी कि संपूर्ण अंग का मतलब है कि पूरी बॉडी का यूज करता है और फिर उसके सब पार्ट्स को यूज करता है। ठीक है, सब पार्ट्स को यूज करता है। उदाहरण के रूप में आपको समझाऊं तो मान लीजिए कि कोई बच्चा है, उससे थोड़ी सी दूर कोई खिलौना रख दिया जाता है। ठीक है, तो बच्चा क्या करता है कि उस खिलौने को पकड़ने के लिए पहले अपनी पूरी बॉडी का यूज करता है। ठीक है, यानी कि वो लटकते पटकते जो है वो उस खिलौने तक पहुंच जाता है, फिर उस खिलौने को पकड़ने के लिए अपने हाथ का यूज करता है और फिर
हाथ में उस खिलौने को उठा लेता है। इस प्रकार से वो जो है वो एकीकरण का सिद्धांत होता है ये, ठीक है। यानी कि पहले वो अपनी पूरी बॉडी का यूज़ करके उस खिलौने तक पहुंच गया और फिर उसने अपने हाथों का प्रयोग करके उसको अपने जो है वो हाथों में ले लिया, ठीक है। तो पहले उसने अपनी पूरी बॉडी का यूज़ किया, फिर अपनी बॉडी के सब पार्ट्स यानी हाथ का यूज़ करके उस खिलौने को अपने हाथ में ले लिया। तो ये आपका कौन सा सिद्धांत होगा? ये आपका एकीकरण का सिद्धांत होगा, ठीक है। इसके बाद में जो आपका फोर्थ सिद्धांत है वो देखिए, जो फोर्थ सिद्धांत है आपका वो है आपका वंशानुक्रम और वातावरण की अंतःक्रिया का सिद्धांत, ठीक है। वंशानुक्रम एवं वातावरण की अंतःक्रिया का सिद्धांत। अब देखिए यहाँ पर क्या होगा कि वंशानुक्रम में वातावरण की अंतःक्रिया का सिद्धांत का मतलब क्या है कि बच्चे का जो विकास होता है वो वंशानुक्रम और वातावरण दोनों से प्रभावित होता है और दोनों से ही बच्चे की दोनों के साथ अंतःक्रिया करके ही बच्चे का जो है वो विकास होता है, ठीक है। यहाँ से एक सीधा क्वेश्चन आता है कि जो आपका बाल विकास है वो वंशानुक्रम एवं वातावरण का गुणनफल है, ठीक है। वातावरण का गुणनफल है, ठीक है। जो बाल विकास होता है ना वो दोनों आपके वंशानुक्रम और वातावरण का गुणनफल होता है, ठीक है। ये दोनों क्या होते हैं? गुणनफल होता है। तो इन दोनों के गुणनफल से, क्योंकि बच्चा जो है वो वंशानुक्रम और वातावरण दोनों के साथ इंटरेक्शन करेगा तभी उसका विकास होगा, ठीक है। तो ये गुणनफल होता है और यहाँ से सीधा ये पूछ लिया जाता है कि वंशानुक्रम में वातावरण का गुणनफल जो है उसका जो रिजल्ट है वही आपका बाल विकास है, ठीक है। यानी कि बच्चा कुछ अपने माता पिता से यानी वंशानुक्रम और कुछ अपने वातावरण से इंटरेक्शन करता है तभी बच्चे का जो है वो विकास होता है, ठीक है। अब देखिए यहाँ पर फिफ्थ नंबर का जो आपका सिद्धांत है वो क्या है? फिफ्थ नंबर का जो मोस्ट इंपॉर्टेंट आपका यहाँ पर ये सिद्धांत रहेगा विकास की दिशा का सिद्धांत। विकास की दिशा का सिद्धांत, ठीक है। विकास की दिशा का जो सिद्धांत है ये आपका इंपॉर्टेंट है और इसमें जो है वो दो टाइप्स दिए हुए हैं। फर्स्ट टाइप में जो दिया हुआ है वो है सिर से पैर की ओर, सिर से पैर की ओर, ठीक है। सिर से पैर की ओर, इसको बोल देते हैं मस्तक अधोमुखी, मस्तक अधोमुखी, ठीक है। मस्तक अधोमुखी भी इसको बोल देते हैं। और दूसरा है इसमें केंद्र से नीचे की ओर, केंद्र से नीचे की ओर, और इसको बोलते हैं केंद्राभिमुख, ठीक है। केंद्राभिमुख। मस्तक से अधोमुखी जो है यानी कि इंग्लिश में इसको जो सिर से पैर की ओर जो है इसको बोलते हैं सेफेलोकॉडल, ठीक है। इसकी जो आप यहाँ पर जो रहेगी वो स्पेलिंग रहेगी CAPHALO, सेफेलोकॉडल, ठीक है। स्फेलोकॉडल स्पेलिंग रहेगी CAPHALO, स्फेलोकॉडल, ठीक है। स्फेलोकॉडल होगा। और ये जो आपका केंद्र से नीचे की ओर जो होता है इसको इंग्लिश में बोलते हैं प्रोक्सीमोडिस्टल, ठीक है। प्रोक्सीमोडिस्टल डेवलपमेंट, ठीक है। इसको हिंदी में केंद्राभिमुख भी बोल देते हैं और समीप दूरस्थ भी बोल देते हैं, ठीक है। समीप दूरस्थ भी बोल देते हैं। कोई भी वर्ड्स आपको मिल सकता है लिखा हुआ। तो यहाँ पर देखिए विकास की दिशा का जो सिद्धांत है, विकास की दिशा का जो सिद्धांत है ये दो टाइप से होता है। एक तो सिर से पैर की ओर, दूसरा होता है केंद्र से नीचे की ओर, ठीक है। सिर से पैर की ओर, इसके कहने का मतलब क्या है कि पहले जो है वो बच्चे का जो सिर का जो है वो विकास होता है, फिर भुजाओं का विकास होता है और फिर जो है वो बच्चे की जो है वो अन्य इंद्रियों का जो है वो विकास होता है, ठीक है। यानी कि पहले बच्चे का सिर का विकास होता है, फिर भुजाओं का, फिर अन्य इंद्रियों का जो है वो विकास होता है। इसी टाइप से जो है वो आप यहाँ पर विकास की दिशा का सिद्धांत यहाँ पूछ लिया जाता है कि पहले बच्चे का सिर का विकास होता है। कहने का मतलब अगर हम यहाँ पर एग्जाम्पल के थ्रू कि पहले जो बच्चा होता है वो सिर हिलाना शुरू करता है, ठीक है। सिर हिलाना शुरू करता है और फिर जो है वो उठना शुरू करता है, ठीक है। उठना, फिर बैठना शुरू करता है और फिर जो है वो चलना शुरू करता है, ठीक है। तो ये जो आपका सिद्धांत है वो विकास की दिशा पर जो है वो सिर से पैर की ओर जो है वो यहाँ पर ये निर्भर करता है, ठीक है। तो ये जो सिद्धांत है मोस्ट इंपोर्टेंट सिद्धांत है विकास की दिशा का सिद्धांत, यानी कि यहाँ पर इसको बोल देते हैं थ्योरी ऑफ डायरेक्शन, ठीक है। थ्योरी ऑफ डायरेक्शन। तो दिशा का जो सिद्धांत है थ्योरी ऑफ डायरेक्शन, सिर से पैर की ओर इसको बोलते हैं स्फेलोकॉडल, और जो केंद्र से नीचे की ओर इसको इंग्लिश में बोलते हैं प्रोक्सीमोडिस्टल, ठीक है। प्रोक्सीमोडिस्टल। अब देखिए इन दोनों से ही कई बार क्वेश्चन आते हैं और ये दोनों ही इंपॉर्टेंट है। अब देखिए नेक्स्ट जो आपका सिद्धांत है, 6th नंबर का जो सिद्धांत है वो है आपका विकास कर्म का सिद्धांत। विकास कर्म का सिद्धांत, ठीक है। क्या कौन सा सिद्धांत आपका? विकास कर्म का सिद्धांत। इंग्लिश में इसको बोलते हैं थ्योरी ऑफ यूनिफॉर्म पैटर्न, थ्योरी ऑफ यूनिफॉर्म पैटर्न। अब देखिए जो बच्चे का जो विकास होता है वो एक निश्चित कर्म में, ठीक है। बच्चे का विकास जो होता है वो एक निश्चित कर्म में ही उसका विकास होता है, ठीक है। निश्चित कर्म कहने का मतलब यही है कि आप जो बच्चा होता है वो कहीं का भी हो,
या आपके इंडिया यानी कि भारत का हो या फिर कोई दूसरे देश का हो, बच्चे का जो विकास होगा वो एक निश्चित कर्म में ही होगा। यहाँ से हम निश्चित कर्म में ले सकते हैं भाषा। और एक मोस्ट इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है यहाँ पर, ठीक है, मोस्ट इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है LSRW का। L का मतलब होता है लिसनिंग, ठीक है, लिसनिंग। S का मतलब होता है स्पीकिंग, R का मतलब होता है रीडिंग और W का मतलब होता है राइटिंग, ठीक है। अगर एक बच्चे का जो विकास होता है, भाषा का विकास अगर बच्चे में होगा तो पहले वो सुनेगा, फिर वो बोलेगा, फिर वो पढ़ेगा, फिर वो लिखेगा, ठीक है। तो यहाँ पर एक कर्म बनता है। यहाँ से क्वेश्चन आ जाता है कि विकास कर्म का जो सिद्धांत है उसमें विकास कर्म बताइए। तो पहले सुनना, फिर बोलना, सुनना, बोलना, पढ़ना और फिर लिखना, ठीक है। अब देखिए यहाँ पर जो आपका सुनना और जो पढ़ना होता है, सुनना और जो पढ़ना होता है, इन दोनों का एक ग्रुप बन जाता है। सुनना और पढ़ना, इनको कहते हैं रिसेप्टिव। ये क्या होते हैं? ये रिसेप्टिव होते हैं, हिंदी में बोलते हैं ग्रहित, ठीक है। ये क्या होते हैं? रिसेप्टिव यानी कि ग्रहित। और दूसरा जो होता है आपका बोलना और लिखना, ये होते हैं आपके प्रोडक्टिव, प्रोडक्टिव यानी कि उच्चरित कौशल, उच्चरित कौशल, ओके। यानी कि हिंदी में इसको बोलते हैं ग्रहित कौशल, रिसेप्टिव, और ये होता है आपका प्रोडक्टिव स्किल, ठीक है। ये तो आज हो जाएगा आपका रिसेप्टिव स्किल और ये हो जाएगा आपका प्रोडक्टिव स्किल, ठीक है। मोस्ट इंपॉर्टेंट है विकास कर्म का सिद्धांत। यहाँ पर आप इस तरह से याद कर सकते हो। देखिए लिसनिंग और रीडिंग, मैंने इस तरह से याद किया था, लव रीडिंग, ठीक है, लव रीडिंग, लिसनिंग और रीडिंग, ये दोनों आपके रिसेप्टिव हो जाएंगे। देखिए LSRW, तो लव रीडिंग मैंने इस टाइप से याद किया था, रिसेप्टिव, ठीक है। स्लो राइटिंग, इस टाइप से मैंने याद किया था, स्लो राइटिंग, ये प्रोडक्टिव, ठीक है। इस टाइप से याद कर सकते हो। तो लव रीडिंग, लव यहाँ से लव नहीं बनता, ये लिसनिंग बनता है, लेकिन मैंने जिस तरह से याद किया वैसे आपको बता रही हूँ। लव रीडिंग तो आपका रिसेप्टिव होगा और स्लो राइटिंग आपका प्रोडक्टिव रहेगा, ठीक है। तो इस तरह से आप जो है वो इसको याद कर सकते हैं। इंपॉर्टेंट है, यहाँ से विकास कर्म जो है इसका ये पूछ लिया जाता है, सुनना, बोलना, पढ़ना और लिखना, ठीक है। अब देखिए जो नेक्स्ट सिद्धांत है आपका 7वें नंबर पे जो हम सिद्धांत करेंगे वो करेंगे हम विकास की गति का सिद्धांत, विकास की गति का सिद्धांत। तो विकास की गति का जो सिद्धांत है ये दिया था आपका डगलस और हॉलैंड ने, ठीक है। जो इंपॉर्टेंट है उन्हीं के मैं आपको बता रही हूँ कि किसने दिया था। तो डगलस और हॉलैंड ने विकास की गति का सिद्धांत दिया था। इसका कहने का मतलब क्या है? इस विकास की गति का सिद्धांत में क्या है कि ये कहते हैं कि जो बच्चे का जो विकास होता है वो हर अवस्था में अलग अलग होता है, ठीक है। यानी कि देखिए बच्चे का जो विकास होता है वो किस टाइप में होता है। पहले जो बच्चा है वो गर्भावस्था में बच्चे का विकास होता है। गर्भावस्था के बाद बच्चे का जो विकास शैशवावस्था में होता है। शैशवावस्था के बाद यहाँ पर बच्चे का जो विकास होता है वो बाल्यावस्था में, ठीक है। बाल्यावस्था में बच्चे का विकास होता है और फिर आपका आ जाएगा किशोरावस्था में, ठीक है। तो देखिए बच्चे का जो विकास होता है गर्भावस्था में भी तीव्र होता है, शैशवावस्था में भी तीव्र होता है, और जो बाल्यावस्था इसमें बच्चे का जो विकास होता है वो मंद हो जाता है, और फिर आपका जो किशोरावस्था होती है इसमें फिर से तीव्र हो जाता है। यानी कि विकास की गति का सिद्धांत में यही है कि बच्चे का जो विकास है वो हर एक स्टेज में जो है वो अलग अलग होता है। पहले तीव्र होता है, फिर तीव्र रहेगा, फिर मंद हो जाता है बाल्यावस्था में, और फिर किशोरावस्था में तीव्र हो जाता है। यहाँ से क्वेश्चन इस टाइप से उठता है कि बाल्य अवस्था में बच्चे का जो विकास है वो कैसा होता है, मंद हो, तीव्र हो, या तीव्र मंद हो, या फिर इनमें से कोई नहीं स्टेप से आ जाएगा। तो बाल्यावस्था में बच्चे का जो विकास होता है, विकास की जो गति होती है वो मंद होती है, ठीक है। ये थी आपकी 7वें नंबर का जो आपका सिद्धांत था। अब देखिए नेक्स्ट सिद्धांत कौन सा है। देखिए नेक्स्ट जो सिद्धांत है वो है आपका परस्पर संबंध का सिद्धांत, परस्पर संबंध का सिद्धांत, संबंध का सिद्धांत। अब देखिए जो परस्पर संबंध का जो सिद्धांत है ये आपका दिया है थॉर्नडाइक ने, ठीक है। किसने दिया है? ये सिद्धांत जो है वो थॉर्नडाइक ने दिया है। अब इनका कहने का क्या मतलब है कि परस्पर संबंध का सिद्धांत का मतलब क्या है कि देखिए बच्चे का जब शारीरिक विकास होगा, यानी कि जो बच्चे का शारीरिक विकास, जो सामाजिक विकास है, जो मानसिक विकास है, और जो आपका संवेगात्मक विकास है, ठीक है, ये सारे परस्पर संबंध होते हैं, ठीक है। कहने का मतलब क्या है कि अगर एक बच्चे का स्वस्थ शरीर है, ठीक है, स्वस्थ शरीर है, तभी स्वस्थ शरीर में जो है वो एक बच्चे का जो है वो स्वस्थ मानसिक विकास हो पाएगा, ठीक है, मानसिक विकास हो पाएगा। अगर बच्चे का स्वस्थ शरीर में स्वस्थ मानसिक विकास होगा तो वो जो है वो समाज में जो कार्य होंगे, ठीक है, सामाजिक कार्यों में भाग ले सकेगा, ठीक है, सामाजिक कार्यों में भाग ले सकेगा। और अगर सामाजिक कार्यों में भाग ले सकेगा तो उसके जो संवेग हैं वो स्थिर रह पाएंगे, ठीक है। तो परस्पर संबंध का सिद्धांत क्या है कि ये एक दूसरे से संबंधित होते हैं, एक दूसरे से जो है वो रिलेट होते हैं, एक दूसरे पर निर्भर करते हैं।
तो बच्चे का स्वस्थ शरीर होगा तभी उसमें स्वस्थ दिमाग का विकास होगा, स्वस्थ दिमाग होगा तो वो समाज में हो रहे कार्यों में भाग ले सकेगा और तभी उसके संवेग जो है वो स्थिर रह पाएंगे। ठीक है, तो ये होगा आपका परस्पर संबंध का सिद्धांत। ये किसने दिया था? ये थॉर्नडाइक ने दिया था। ठीक है, अब इसके बाद में आपका जो सिद्धांत आता है उसमें आपका जो सिद्धांत देखिए यहाँ पर एक है वंशानुकर्म का सिद्धांत। ठीक है, वंशानुकर्म का सिद्धांत। अब देखिए इस सिद्धांत में जो है वो अनेक आपके साइकोलॉजिस्ट है उन्होंने कुछ नियम बताए हैं। ठीक है, इनमें जो है वो कुछ नियम है। अब वो नियम देखिए क्या क्या है, बस आपको उनके नाम याद रखने हैं और आपको पता होना चाहिए कि इस नियम में है क्या। तो देखिए जो पहला नियम है वो है बीज कोश की निरंतरता। बीज कोश की निरंतरता। अब देखिए इसमें क्या है कि बीज कोश की निरंतरता का मतलब क्या है कि पीढ़ी दर पीढ़ी जो है वो एक दूसरे में जो है वो निरंतर चलती रहती है। कोई भी चीज है वो पीढ़ी दर पीढ़ी जो है वो चलती रहती है। ठीक है, तो बीज कोश की निरंतरता का मतलब है कि मान लीजिए कोई बीमारी है, आपके पापा से आपके बेटे में आ गई, इस टाइप से उसके बेटे में चली जाएगी। पीढ़ी दर पीढ़ी जो है वो कोई भी बीमारी है या फिर कोई भी क्वालिटी हो सकती है, वो सारी जो पीढ़ी दर पीढ़ी निरंतर जो है वो चलती रहती है। सेकंड जो है वो आपका यहाँ पर इसको इंग्लिश में बोलते हैं लॉ ऑफ कंटिन्यूटी ऑफ जीन्स। ठीक है, लॉ ऑफ कंटिन्यूटी ऑफ जीन्स। सेकंड है आपका समानता का नियम। समानता का नियम। अब समानता का नियम क्या है? इंग्लिश में इसको बोलते हैं लॉ ऑफ रिजेम्बलेंस। लॉ ऑफ रिजेम्बलेंस में क्या है? समानता का नियम में क्या है कि बच्चे की जो शकल सूरत होगी वो उसके माता पिता से जो वो समान रहेगी। ठीक है, अब देखिए थर्ड जो है वो है आपका विभिन्नता का नियम। विभिन्नता का नियम। अब विभिन्नता का नियम में क्या है? इसमें भी यही रहेगा कि देखिए आपके जो कई बार होता है कि जो माँ बाप होते हैं वो दोनों, जैसे कि गोरे हो गए, बच्चा काला पैदा हो गया, तो इस टाइप से आपका क्या हो जाएगा? ये विभिन्नता का नियम होता है। ठीक है, विभिन्नता का नियम होता है और इंग्लिश में इसको बोलते हैं लॉ ऑफ वेरिएशन। लॉ ऑफ वेरिएशन। लॉ ऑफ वेरिएशन विभिन्नता का नियम है। फोर्थ आपका हो जाएगा प्रत्यागमन। प्रत्यागमन का नियम। प्रत्यागमन का नियम। अब देखिए जो विभिन्नता का नियम, इसमें बच्चा शकल सूरत से जो है वो भिन्न होगा। प्रत्यागमन का जो नियम है इसको इंग्लिश में बोलते हैं लॉ ऑफ रिग्रेशन। तो लॉ ऑफ रिग्रेशन में क्या होता है कि गुणों के आधार पर जो है वो विभिन्नता पाई जाती है माता पिता से। जैसे कि मान लीजिए कि माता पिता जो है वो शरीफ है और लड़का जो होता है वो बदमाश पैदा हो जाए, तो यहाँ पर जो है वो गुणों के आधार पर जो है वो बच्चे में अलग यहाँ पर जो डिफरेंस होता है वो आपका क्या रहेगा? प्रत्यागमन का नियम रहेगा। फिफ्थ आपका रहेगा यहाँ पर अर्जित गुणों का संक्रमण। अर्जित गुणों का संक्रमण यानी कि लॉ ऑफ ट्रांसमिशन ऑफ एक्वायरल ट्रेड्स। अब इसमें क्या होता है कि बंदे की कुछ खुद की क्वालिटी होती है। ठीक है, मान लीजिए कि कोई जैसे कि कोई चूहा है। ठीक है, चूहा है, उसकी पूंछ काट दी जाती है। चूहा उसकी पूंछ काट दी जाती है तो अब उसके बच्चे जो है वो पूंछ वाले ही पैदा होंगे। यहाँ पर उसकी जो पूंछ कटी है वो उसकी खुद की जो है वो कोई जो है वो क्वालिटी हम कह सकते हैं, खुद की जो है वो कोई प्रॉब्लम या गलती हो सकती है जिससे उसकी पूंछ कटी। ठीक है, तो यहाँ पर उसके बच्चों को वो भुगतान नहीं करना पड़ेगा। ठीक है, तो यहाँ पर क्या होगा? अर्जित गुणों का संक्रमण यही है कि अगर खुद से उसका कोई प्रॉब्लम होती है तो उसके बच्चों को प्रॉब्लम नहीं होगी, वो उसकी खुद की क्वालिटी है या खुद की कोई प्रॉब्लम है। ठीक है, तो वो है अर्जित गुणों का संक्रमण। सिक्स्थ है आपका मेंडल का नियम है। ठीक है, तो जो मेंडल का नियम है ये क्या कहता है? इसमें इंग्लिश में हम लिखोगे आप मेंडल्स लॉ। ठीक है, अब मेंडल का लॉ क्या कहता है? वही है सेम कि एक ही माता पिता से जो उत्पन्न संतान होती है वो भी विभिन्नता का नियम होता है उनमें, यानी कि जो एक ही माता पिता से जो संतान उत्पन्न होती हैं वो भिन्न होती हैं एक दूसरे से। ठीक है, क्या होती है? भिन्न होती है। कहने का मतलब है कि मान लीजिए माता पिता जो होते हैं वो दोनों जो है वो अच्छे बुद्धिमान व्यक्ति हैं। ठीक है, अब जो बच्चे जो होंगे उनके कुछ बुद्धिमान हो सकते हैं, कुछ नालायक भी हो सकते हैं। ठीक है, तो कहने का मतलब क्या है कि जो एक ही माता पिता से जो उत्पन्न संतान होती है वो भी क्वालिटी में जो है वो है अलग अलग हो सकती हैं। ठीक है, तो यहाँ पर होता है विभिन्नता का नियम। मेंडल ने जैसे मटर के दानों पर जो है वो प्रयोग किया था, आपने पढ़ा भी होगा साइंस में, कि वहाँ पर जो है वो कुछ मटर्स के जो दाने होते हैं वो अच्छी क्वालिटी के होते हैं, कुछ जो है वो निम्न क्वालिटी के होते हैं। तो वहाँ पर जो है वो इसी टाइप से उसने ये नियम दिया था कि एक ही माता पिता से उत्पन्न संतानें जो है वो भिन्न भिन्न हो सकती हैं। ठीक है, ये था आपका वंशानुक्रम का सिद्धांत में ये आ जाता है। अब देखिए नेक्स्ट जो सिद्धांत है वो है आपका समान प्रतिमान या फिर कई जगह पर आपका प्रतिदर्श भी हो जाएगा, तो समान प्रतिमान या प्रतिदर्श का सिद्धांत। अब देखिए ये भी किसने दिया था? ये सिद्धांत भी आपका हरलोक ने दिया था
और इसमें क्या होता है, समान प्रतिमान और प्रतिदर्श का सिद्धांत। इसका कहने का मतलब होता है कि जो बच्चा है वो बच्चा किसी भी देश का हो, एक ही जाति के अगर कोई भी, जैसे कि एक ही जाति, मान ली 2 बालक ले लिए हमने, ठीक है, एक इंडिया का ले लिया, एक पाकिस्तान का ले लिया, या फिर अमेरिका का ले लिया, वो दोनों सेम ही जाति के हैं, दोनों लड़के हैं या दोनों लड़कियां हैं, ठीक है, यानी दोनों जो बालक हैं वो सेम जाति के हैं, तो उनका जो विकास होगा वो समान रहेगा, ठीक है, यानी कि उनमें कोई चेंज नहीं रहेगा कि पहला जो बच्चा जो होता है, जैसे कि बच्चे का विकास हो गया कि वो बच्चा पहले जो है वो उसके सिर का विकास होगा, फिर उस जो है वो उठना शुरू करेगा, फिर वो बैठना शुरू करेगा। इस टाइप से क्या है कि ये जो सीक्वेंस होता है वो बच्चे में, वो कहीं का भी बच्चा हो उसमें समान प्रतिमान ही रहेगा, ठीक है, यानी सेम जाति के लोगों में सेम ही जो है वो आपका जो ये विकास रहेगा वो सेम ही रहेगा, समान प्रतिमान रहेगा, चाहे वो कहीं का भी हो, ठीक है। नेक्स्ट यहाँ पर आपका जो सिद्धांत रहेगा वो रहेगा सामान्य से विशिष्ट की ओर, सामान्य से विशिष्ट की ओर। अब देखिए सामान्य से विशिष्ट की ओर का जो सिद्धांत है, इसका मतलब क्या है, देखिए यहाँ पर आपको मैं एग्जाम्पल के थ्रू समझाऊं तो ये जो सिद्धांत है, मान लीजिए कि जो दौड़ना है, दौड़ना वो आपकी एक विशिष्ट क्रिया है, ठीक है, दौड़ना आपकी क्या है, एक विशिष्ट क्रिया है। लेकिन अब बच्चा जन्म लेगा तो जन्म लेते ही दौड़ना तो शुरू करेगा नहीं, पहले बच्चा क्या करेगा, पहले बच्चा जो है वो उठना बैठना और फिर जो है वो चलना सीखेगा और फिर वो दौड़ेगा, ठीक है। तो इसका मतलब क्या है कि जो बच्चा है वो पहले सामान्य क्रिया करता है, सामान्य से विशिष्ट की ओर जाता है। तो ये सिद्धांत इंपॉर्टेंट है, यहाँ से एक क्वेश्चन पूछ लिया जाता है कि सामान्य से विशिष्ट की ओर जो सिद्धांत आपको दे दिया जाएगा कि पहले बच्चा बैठेगा फिर उठेगा, आपको और क्रम दे देंगे, चलना, दौड़ना, फिर उठना, बैठना, तो आपको एक क्रम पता होना चाहिए, बच्चा पहले उठेगा, बैठेगा, चलेगा, फिर दौड़ेगा, ठीक है। तो ये कौन सा सिद्धांत है, यहाँ से ये कर्म दे देंगे, ऐसे भी पूछ लिया जाएगा ये जो कर्म है वो कौन से सिद्धांत में बनेगा, तो सामान्य से विशिष्ट की ओर बनेगा, ठीक है। अब देखिए यहाँ जो सिद्धांत है वो है आपका चक्राकार, इसको वर्तुलाकार भी बोल देते हैं, वर्तुलाकार, या फिर इसको जो है वो सर्पिलाकार भी बोल देते हैं, सर्पिलाकार। अब इसका सिद्धांत, ठीक है, अब इसका कहने का मतलब क्या है कि बच्चे का जो विकास होता है, ठीक है, जो बच्चे का विकास होता है वो यहाँ पर लीनियर नहीं चलता, ठीक है, क्या नहीं चलता, रैखिक नहीं चलता कि कंटिन्यूस जो है वो होता रहता है। कहीं पर बच्चे का जो विकास है वो तीव्र होता है, कहीं पर मंद हो जाता है, कहीं पर फिर तीव्र हो जाता है, इस टाइप से, यानी कि सर्पिलाकार यानी कि वर्तुलाकार बच्चे का जो विकास है वो होता रहता है, ठीक है। तो ये आपका होगा चक्राकार, वर्तुलाकार या सर्पिलाकार सिद्धांत, ठीक है। नेक्स्ट जो है वो आपका है परिमार्जिता का सिद्धांत, परिमार्जिता का सिद्धांत। अब इसमें क्या है, देखिए परिमार्जिता का सिद्धांत में क्या है कि बच्चे का जो विकास होता है, तो देखिए मान लीजिए कि आप जो है वो आप जैसे कि बीएड करने की सोच रहे हैं, ठीक है, कोई आता है आपको कहता है कि बीएड करके क्या करेगी, वैकेंसी तो निकलनी नहीं है, तो इस टाइप से आप अपना जो है वो चेंज कर लेते हो, मैं बीएड नहीं करूंगी, और आप जो मान लीजिए कि कंपटीशन लेवल की तैयारी करने लग जाते हो, तो यहाँ पर जो है वो आपकी दिशा को चेंज दे दिया गया, ठीक है, तो आपकी दिशा जो है वो बदल दी गई, तो यहाँ पर क्या बनेगा, आपका परिमार्जिता का सिद्धांत बनेगा। तो यहाँ पर क्या रहेगा, परिमार्जिता का सिद्धांत, ठीक है। तो ये है आपका परिमार्जिता का सिद्धांत। अब आपको यहाँ पर करना क्या है, देखिए यहाँ पर जो मैंने आपको सिद्धांत बताए हैं, कई बार आपका सीधा क्वेश्चन आ जाता है कि जो बाल विकास है इसके सिद्धांत में शामिल नहीं है, सारे सिद्धांत दे दिए जाएंगे, उनमें एक ऐसा दे दिया जाएगा जो इनमें से नहीं होगा, तो आप वहाँ आसानी से बता सकोगे कि ये जो है वो आपका बाल विकास के सिद्धांत में नहीं आता। कुछ एग्जाम्पल्स के थ्रू आपको यहाँ पर पूछा जाएगा कि किस सिद्धांत का उदाहरण है, तो जब मैं आपको जो क्वेश्चन सीरीज करवा रही हूँ उसमें आप जो है वो, जब मैं क्वेश्चन करवाऊंगी तो वहाँ पर आपको अच्छे से क्लियर हो जाएगा कि किस टाइप से क्वेश्चन जो है वो आते हैं। यहाँ पर आपको याद होना चाहिए कि कौन सा सिद्धांत का क्या नाम है और उस सिद्धांत में होता क्या है, ठीक है। अब देखिए यहाँ पर नेक्स्ट जो है वो इसमें क्या करेंगे, कुछ ईटिंग डिसऑर्डर है, ठीक है, ईटिंग डिसऑर्डर यानी खाने से रिलेटेड कुछ जो है वो डिसऑर्डर्स हैं, तो वो देखिए वो क्या है। तो देखिए आपका है एनोरेक्सिया डिसऑर्डर या नर्वोसा, ठीक है, हिंदी में भी ये इस टाइप से लिखा हुआ मिलेगा, एनोरेक्सिया नर्वोसा, ठीक है, इस टाइप से ये जो है वो लिखा हुआ मिलेगा। अब देखिए ये होता क्या है, देखिए एनोरेक्सिया नर्वोसा में होता क्या है कि मान लीजिए कोई लड़की है, उसका वेट बिल्कुल नॉर्मल है, वजन ठीक है, दिखने में भी सही है, लेकिन जो है वो इस तरह से जो है वो एक्टिविटी करती रहती है कि कोई जैसे कि बाहर अगर बर्गर वगैरह कुछ खाना हो तो वो ऐसे करेगी, नहीं मैं तो नहीं खाऊंगी, मेरा तो वेट जो है वो गेन हो जाएगा, मैं मोटी हो जाऊंगी, इस टाइप से अगर करती है तो वो कौन सी डिसऑर्डर होता है, वो होता है एनोरेक्सिया नर्वोसा, ठीक है। सेकेंड है आपका बुलिमिया नर्वोसा, ठीक है, इसी टाइप में हिंदी इंग्लिश में लिखा हुआ मिलेगा, ठीक है, बुलिमिया नर्वोसा। अब देखिए इसमें क्या होता है, बुलिमिया नर्वोसा में क्या होता है कि कोई लड़की है, सामान्य लड़की, उसका वेट ज़्यादा नहीं है, लेकिन कभी कभी वो जो है वो ज़्यादा खा लेती है, ठीक है, यानी कि खाने से कोई परहेज नहीं करती, ज़्यादा खा लेती है, लेकिन बाद में उनके लिए दवाई लेना शुरू कर देती है कि मैं मोटी ना हो जाऊँ, खाने के बाद जो है वो उसके लिए कि मैं मोटी ना हो जाऊँ उसके लिए जो है वो दवाई लेना शुरू कर देती है या एक्सरसाइज ज़्यादा करने लग जाती है, तो उसमें जो है वो कौन सा डिसऑर्डर होता है, बुलिमिया नर्वोसा, ठीक है। थर्ड है आपका बिंज डिसऑर्डर,
ठीक है। बिंज डिसऑर्डर में क्या होता है, बिंज डिसऑर्डर्स में होता है कि यहाँ पर एक तरफ से खाने के शौकीन होते हैं कि पूरा जो है ओवरवेट बंदा है, ठीक है, ओवरवेटेड है, लेकिन फिर भी खाने में कोई परहेज नहीं कर रहा, अपना वेट जो नियंत्रण नहीं कर पा रहा, ठीक है, फुल मोटा बंदा है, मोटा है फुल, ठीक है, लेकिन फिर भी खाने में कोई परहेज नहीं कर रहा, वो कौन सा होता है, वो होता है बिंज डिसऑर्डर। हिंदी में इसी तरह से लिखा हुआ मिलेगा, तो वो होता है बिंज डिसऑर्डर। एनोरेक्सिया नर्वोसा क्या होता है कि सामान्य लड़की है, वजन भी ज्यादा नहीं है, फिर भी इस तरह से जो है वो रिएक्ट करती रहती है कि मैं ये नहीं खाऊंगी, वो नहीं खाऊंगी, मैं मोटी हो जाऊंगी, ठीक है, तो वो कौन सा होता है, एनोरेक्सिया नर्वोसा होता है। उसके बाद है बुलिमिया नर्वोसा, इसमें नॉर्मल लड़की है, खा भी लेती है, लेकिन बाद में जो है उसके लिए ये एक्टिविटी करेगी कि मैंने तो ज्यादा खा लिया, ठीक है, वोमिटिंग करेगी कि मैं तो वापस इसको गिरा दूं कि मैंने ज़्यादा खा लिया, ठीक है, और दवाइयाँ लेनी शुरू कर देती है, एक्सरसाइज ज़्यादा करने लग जाती है, तो वो होती है बुलिमिया नर्वोसा। थर्ड होता है बिंज डिसऑर्डर, इसमें जो है वो ओवर वेट का बंदा है, लेकिन फिर भी जो है वो खाने पर कोई नियंत्रण नहीं करता, जो आगे आता है वो खा लेता है, अपने वजन को और बढ़ा लेता है, ठीक है, तो वो होता है बिंज डिसऑर्डर। और ये क्या होते हैं, ये ईटिंग डिसऑर्डर होते हैं, 3 टाइप्स के हैं, तो ये यहाँ से इंपॉर्टेंट है, कई बार क्वेश्चन आ जाता है। तो देखिए यहाँ पर क्वेश्चन किस टाइप से आएगा कि एक लड़की है जो जिसका सामान्य वेट है और वो खाने पर भी कोई परहेज नहीं कर रही, लेकिन खाने के बाद जो है वो ये सोच रही है कि मैं मेरा वजन ज्यादा ना हो जाए, मैं कुछ दवाई ले लेती हूँ, तो वो कौन सा डिसऑर्डर है, तो वो आपका बुलिमिया नर्वोसा है, ठीक है। तो इसी टाइप से आपसे क्वेश्चन पूछे जाएंगे। इसके बाद में यहाँ पर जो है वो कुछ पॉइंट्स हैं जो आपको याद रखने हैं, ठीक है। देखिए सबसे पहले है आपका इन्फेंसी यानी कि शैशवावस्था, फिर है आपका चाइल्डहुड यानी कि बाल्यावस्था, और फिर है आपका एडोलसेंस, ठीक है। अब देखिए इसमें आपको याद क्या करना है, इनमें आपसे कुछ पूछा जाएगा कि आपका जो बच्चा होता है उसमें जो आपका हार्ट होता है उसका क्या वेट होता है, भार कितना होता है, सिर का भार कितना होता है, इंद्रियां कितनी होती हैं, तो ये बस आपको याद रखना है। तो देखिए जो आपका हृदय होता है ये 1 मिनट में कितनी बार धड़कता है, ये आपको याद रखना है। तो जो शैशवावस्था होती है इसमें बच्चे का जो हार्ट होता है वो 120 से लेकर 140 बार धड़कता है 1 मिनट में। चाइल्डहुड होता है यानी कि बाल्यावस्था में बच्चे का जो हृदय है वो 100 से 80 बार धड़कता है, और एडोलसेंस में आपको पता ही है कि 1 मिनट में 72 बार धड़कता है, ठीक है। अब देखिए यहाँ पर भार कितना होता है, तो देखिए इन्फेंसी जो होती है इसमें आपका जो भार होता है वो 7 पाउंड होता है, और लड़की जो होती है वो 7.10 होती है, 7.10 लड़की में जो है वो 7.10 भार होता है, और जो लड़का होता है 7.15 होता है, ठीक है, लड़का में। और ये जो आपका चाइल्डहुड है इसमें आपका जो 8 से 9 पाउंड होता है, और इसमें आपका 25 पाउंड होता है, ठीक है। ये सिर्फ आपको याद रखने हैं, कई बार क्वेश्चन पूछ लिया जाता है। इसके बाद जो है वो आपका सिर का जो भार होगा यानी मस्तिष्क का जो भार होता है, इन्फेंसी में बच्चे का जो मस्तिष्क का भार होता है वो 260 ग्राम होता है, और चाइल्डहुड में 1260 ग्राम होता है यहाँ से, ठीक है, आपको याद रखना है 1260 ग्राम होता है, और यहाँ से 1350 ग्राम होता है। अब देखिए कई बार यहाँ पर क्वेश्चन पूछा गया था और उसमें ऑप्शन जो है वो 1400 दिया हुआ मिला था, तो यहाँ पर 350 से ऊपर का जितना भी वेट होगा वो आपका एडोलसेंस में आएगा। इसके बाद हड्डियाँ, ठीक है, इसके बाद जो है वो हड्डियाँ कितनी होती हैं, तो इन्फेंसी में आपको पता होना चाहिए कि 270 हड्डियाँ होती हैं, एक शैशवावस्था में बच्चे में जो हड्डियाँ होती है वो 270 होती हैं, चाइल्डहुड में 350 हो जाती हैं, और एडोलसेंस में आपको पता ही है कि 206 हड्डियाँ होती हैं, ठीक है, 206 हड्डियाँ होती हैं। तो ये है हृदय, भार और सिर हड्डियाँ जो है ये आपको थोड़ा सा याद रखना है। तो आज की इस वीडियो में इतना ही, और ये हमारा चैप्टर भी कंप्लीट हो गया है, बाल विकास वाला यानी कि चाइल्ड डेवलपमेंट का चैप्टर हमने कंप्लीट कर लिया है। मोस्ट इंपॉर्टेंट चैप्टर है, आपको अच्छे से करना है। तो आज की इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं नई वीडियो के साथ, धन्यवाद।